अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे अफेक्ट ऑफ करंट्स। तो आपने लास्ट टाइम करंट के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन मेटालिक कंडक्टर और फिर करंट के सोर्सेज के नाम सीखे थे। तो आज हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी जो करंट की प्रेजेंस है उसको वेरियस इफेक्ट्स के ज़रिए जो है ना हम स्टडी कर सकते हैं। तो इनमें तीन इफेक्ट्स यहाँ हैं। हीटिंग इफेक्ट है, उसके बाद फिर मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, फिर केमिकल इफेक्ट। तो ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना आता है, एक दो बार ही है और सप्ली में आया है ज़्यादातर, लेकिन इसमें से शॉर्ट बनते हैं। जैसे हीटिंग इफेक्ट सिर्फ बता दें, एप्लीकेशन बता दें, मैग्नेटिक इफेक्ट की एप्लीकेशन बता दें, इलेक्ट्रो प्लांटिंग जो केमिकल इफेक्ट की जो कह लो उसकी एप्लीकेशन है वो बता दें, या फिर उसमें केमिकल इफेक्ट में और भी एक दो शॉर्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। तो वो आते हैं। तो ये एज ए शॉर्ट भी और एज ए लॉन्ग भी। तो सबसे पहले तो हीटिंग इफेक्ट देखें। अब जब मेटालिक कंडक्टर की बात करते हैं उसमें जो चार्ज कैरियर थे वो फ्री इलेक्ट्रॉन थे। फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो उनके रास्ते में वाइब्रेटिंग एटम आता है मेटल का। तो इलेक्ट्रॉन अपनी यानी कि उससे कोलाइड करता है, यानी इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसके रास्ते में एक वाइब्रेटिंग एटम आता है, तो इलेक्ट्रॉन उससे टकराता है तो अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देता है। तो काइनेटिक एनर्जी वो किसको ट्रांसफ़र करता है ड्यूरिंग द कोलिजन? वो एटम ऑफ द मेटल को ट्रांसफ़र करता है। तो एटम्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं, उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। उसके रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होती है वायर के अंदर या किसी भी कोई भी कंडक्टर होगा। तो वो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो फर्दर तीन बातों पे डिपेंड करती है। पहली बात ये है कि वो आई स्क्वायर, और दूसरी चीज़ आर, और तीसरी चीज़ टाइम। अब इसमें आई स्क्वायर मतलब जो करंट होगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है हीटिंग इफेक्ट। करंट ज़्यादा होगा, हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। अब करंट है क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है। जितने ज़्यादा चार्जेस गुजरेंगे ज़ाहिर सी बात उतनी ज़्यादा वो कोलाइड करेंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। दूसरी बात रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इसे कहते हैं रुकावट को, जो एटम वाइब्रेट कर रहा है। अब कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें ये वाली जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को बामुश्किल ही रास्ता मिलता है गुजरने का। अपनी एनर्जी मोस्टली जो एनर्जी है वो लॉस कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। जैसे आपने देखा होगा जो फिलामेंट वाले बल्ब हुआ करते थे, उसका जो फिलामेंट है वो रेड ग्लो करता है, उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। टंगस्टन का बना होता है वो, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वो मेल्ट भी नहीं करता। इसके अलावा इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर जो वायर यूज़ करते हैं उसकी रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। तीसरी चीज़ टाइम। टाइम जितने टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा उसका जो है ना वो इफेक्ट आएगा, हीटिंग इफेक्ट आएगा। अब इसकी एप्लीकेशन देख लें। एप्लीकेशन मतलब यूजेस हैं इसके कि रियल लाइफ में, डेली लाइफ में ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो एप्लीकेशन जो है इसकी सबसे पहले तो लिखा हुआ है हीटिंग इफेक्ट जो है वो यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिक हीटर में। आपने देखा होगा टोस्टर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, केटल में, ओवन वगैरह में देखा है आपने। जो किचन में जो चीज़ें हैं ये वाली, ये इसमें यूज़ होता है। तो ये आपने याद रखनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं हीटिंग इफेक्ट के साथ। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट is used in electric heater, toaster and electric iron, kettle। ये सारी चीज़ें मतलब जो ऑपरेट करती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे करती हैं। करंट पास करता है तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट था। अब देखते हैं जी मैग्नेटिक इफेक्ट इसका। तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा और या वो है कैसे? लेकिन जब भी किसी वायर में से या कंडक्टर में से करंट पास करता है ना, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है देखें। जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसका ओरिजिन चार्ज होता है। जैसे सिंपली एक चार्ज है तो उसका एक फील्ड होता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। तो जब चार्ज मूव करता है ना तो वो एक और फील्ड जनरेट कर लेता है अपने अराउंड, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं, जो नॉर्थ और साउथ की शक्ल में होती है। तो जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तब फ्री चार्जेस जो होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेटल के अंदर, वो रैंडमली मूव करते हैं। तो एक यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका तब प्रोड्यूस नहीं हो पाता,
क्योंकि जो चार्जेस हैं वो मूव तो कर रहे हैं लेकिन वो रैंडम मूव कर रहे हैं, जितने लेफ्ट से राइट मूव करते हैं उतने राइट से लेफ्ट भी मूव करते हैं, तो नेट इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाता, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसका जो है ना वो प्रोमिनेंट नहीं होगा। इस वजह से जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो करंट एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, एक ही डायरेक्शन में होगा, सारे चार्जेस एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो करंट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल है, फर्ज करें आपके पास एक ये बैटरी और उसके साथ आपने एक वायर अटैच कर दी। अब वायर जो है ना वो उसमें से जब करंट पास करेगा तो वायर के बाहर जो है ना सर्कुलर पाथ में जो है ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। उसकी रीज़न यही कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, तो उनका नेट इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा, ना कि कैंसल आउट होगा। तो जब वायर में करंट गुजरेगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो प्रोड्यूस होगी। तो अभी फ़िलहाल करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो राइट हैंड से हम इसको फाइंड करते हैं, 14 चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे वो। तो ये क्लॉकवाइज होगी, और अगर अपवर्ड जाता करंट तो फिर एंटी क्लॉकवाइज होती। ये मैग्नेटिक फील्ड, उसको बी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंडेंट है पहली बात तो अमाउंट ऑफ करंट पे। जितना ज़्यादा करंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, करंट कम होगा मैग्नेटिक फील्ड भी कम प्रोड्यूस होगा। दूसरी चीज़ जो डिपेंडेंट है मैग्नेटिक फील्ड, वो डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर, यानी कि जो वायर है उससे आपका डिस्टेंस कितना है, यानी वायर के सेंटर से आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। तो ये बात दूसरी, ठीक है जी। पहली बात ये है कि जो करंट के प्रोपोर्शनल है, करंट ज़्यादा आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, करंट कम आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। दूसरा, कंडक्टिंग वायर से अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, कंडक्टिंग वायर के करीब जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब इसकी भी एप्लीकेशन है दो, तो वो देखें। अब मैग्नेटिक इफेक्ट जो है करंट का, वो डिटेक्शन के लिए, यानी करंट की डिटेक्शन के लिए, उसकी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने गैल्वानोमीटर का नाम सुना होगा, या फिर एम मीटर का, फिर उसके बाद वोल्ट मीटर होता है, एक ओहम मीटर होता है, वो आप पढ़ेंगे 14 चैप्टर में, उनकी वर्किंग भी प्रॉपर। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ होता है करंट का। तो ये दो एप्लीकेशन है इसकी, ये मैं लिख देता हूँ, ये आपने शॉर्ट के लिए याद रखनी है ये बातें, एप्लीकेशन इसकी। तो पहली इसमें एप्लीकेशन है जी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट is used in the detection and measurement of current। दूसरी जो एप्लीकेशन इसकी वो है जी ऑल द machines involving electric motor also use the magnetic effect of करंट। जिसमें देखें घर में जितनी भी चीज़ें, जैसे वॉशिंग मशीन है या एयर कूलर है या फिर फ़ैन है, तो इसमें ये सारी जो चीज़ें वो मोटर से ऑपरेट की जाती हैं। तो मोटर में करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट जो है ना वो यूज़ किया जाता है, या घर में वो जो पानी वाली मोटर पंप जिसे बोलते हैं उसमें भी यही फिनोमिना है। और ये इसका मैग्नेटिक इफेक्ट था। अब हम देखते हैं केमिकल इफेक्ट। जी, तो केमिकल इफेक्ट में ये है कि जब किसी भी सर्टन लिक्विड्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से जो है ना ये प्रोसेस चलता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और वो जो सॉल्यूशन है वो अपने आयंस में डिज़ोल्व हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो इसे इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं ये प्रोसेस जो होता है। तो अब इसकी एप्लीकेशन जो है वो केमिकल इफेक्ट की, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के लिए यूज़ किया जाता है। मे बी आपने छोटी क्लास में ये नाम सुने हो। तो अब इसमें क्या होगा कि एक सिंपल सा ये बर्तन, उसके अंदर जो है ना दो कैथोड्स हैं,
मतलब दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं जिनमें एक एनोड और एक कैथोड बनेगा। एनोड पॉजिटिव वाले को कहते हैं और कैथोड नेगेटिव वाले को कहते हैं। अब ये दोनों कॉपर के हैं और उसके साथ एक बैटरी लगाई हुई है, एक रियोस्टेट है। रियोस्टेट कहते हैं जिसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाया जा सके और कम किया जा सके। इसका मतलब करंट की अमाउंट को आप कंट्रोल करेंगे यहाँ से, और साथ में एमीटर लगा हुआ है जहाँ से करंट मेजर करेंगे। तो ये पूरा जो सिस्टम बनाया इसे हम वोल्टामीटर कहते हैं। यानी ये सारा सिस्टम जो होता है इसका नाम हम रखते हैं वोल्टामीटर। ठीक है जी। तो अब देखें इसके अंदर जो सोल्यूशन है जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड डिप किए हुए हैं वो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट है। तो जब आप स्विच ऑन करेंगे करंट पास करेगा, जो ये जो CuSO4 है ना, ये अपने आयंस में डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी कि डिकम्पोज हो जाएगा। तो बन जाएगा जो वो Cu डबल प्लस आयन के साथ और SO4 डबल नेगेटिव आयन के साथ। ठीक है जी। अब ये सोल्यूशन के अंदर है, सोल्यूशन के अंदर ये बन जाएंगे Cu प्लस, ये किस तरफ मूव करेंगे, ये प्लस चार्ज के साथ है, ये कैथोड की तरफ ट्रैवल करेगा, कैथोड पे आएगा। कैथोड पे आने के बाद क्या करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यानी कि कैथोड पे वो डिकम्पोज हो जाएगा या उसके साथ डिपॉजिट हो जाएगा उसके ऊपर, और ये Cu बन जाएगा। ठीक है जी। यानी सोल्यूशन में जो Cu था वो सोल्यूशन किसके ऊपर ट्रांसमिट हो गया, कैथोड के ऊपर। ये सारा रिएक्शन कहाँ होगा, कैथोड पे। तो अब बाकी जो बचा SO4 माइनस के साथ वो जाएगा एनोड की तरफ। तो एनोड पे जाके ना उसने क्या करना है, SO4 ने वो जाके 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ गिव अप करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा, और साथ उसे मिल जाएगा वहाँ पर Cu, और वो दोबारा क्या बन जाएगा, CuSO4। ठीक है जी। तो उसके बाद यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जब गिव अप कर दी उसे वहाँ से क्या मिल गया, Cu प्लस SO4, तो वो दोबारा क्या बन गया, सोल्यूशन में CuSO4 बन गया। यानी सोल्यूशन में से कॉपर कहाँ चला गया, कैथोड के ऊपर, और एनोड से कॉपर कहाँ आ गया, सोल्यूशन के अंदर। फिर दोबारा क्या होगा, आगे प्रोसेस ये कंटिन्यू करेगा। सोल्यूशन में से जो है ना वो कहाँ जाएगा, कैथोड के ऊपर, और दोबारा एनोड में से कहाँ आ जाएगा, वो सोल्यूशन के अंदर। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक एनोड से वो जो कैथोड है वो एनोड से जो कॉपर है वो सारा सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन से वो आगे कैथोड तक ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो ये जो प्रोसेस है उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो हम कोटिंग करते हैं डिफरेंट लेयर्स की, यानी जो चीप मेटल्स होती हैं उनके ऊपर एक्सपेंसिव मेटल की हम कोटिंग कर लेते हैं, जैसे गोल्ड की या सिल्वर की चीप मेटल के ऊपर, ताकि वो लॉन्ग टर्म जो है चल सकें। क्योंकि जो गोल्ड है ना वो केमिकली इनएक्टिव है, यानी वो केमिकल रिएक्शन नहीं करता किसी भी यानी कि चीज़ के साथ। इस वजह से अगर उसकी लेयर चढ़ी हो ना मेटल्स के ऊपर, तो इस वजह से वो काफ़ी अर्से तक जो है ना सर्वाइव कर सकता है। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी। तो ये क्वेश्चन एज ए लॉन्ग भी तैयार करना है और एज ए शॉर्ट भी। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे ओमला। टिल देन टेक केयर।